So now recording is on. तो ऐसा करते हैं कि ना 10-15 मिनट में क्विक रिकैप, ठीक है। अभी तक हमने जो भी किया, अगर किसी के पास भी रिकॉर्डिंग नहीं है तो गूगल ड्राइव वो ग्रुप में डाल दीजिए, वहां से गूगल ड्राइव का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कंपनीज एक्ट और एलएलपी से। अब आपको करना क्या है कि ये जो कंपनीज एक्ट है इसको पढ़ना है, जो आपके रेगुलेशंस है। अब आपने सेबी रेगुलेशंस भी पढ़ लिए, ठीक है। जो ये सेबी रेगुलेशन है ये सारे के सारे कंपनीज पर ही अप्लाई होते हैं, ठीक है, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। अब जैसे अब क्या, जब पहले हमने पढ़ा था तो हो सकता है कि भाई ये चीजें इतनी ज्यादा क्लियर ना हुई हो, ठीक है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेयर प्रोस्पेक्टस। लेकिन अब आईपीओ एफपीओ, अब हमने एक्चुअली वहां भी देख लिया कि आईपीओ इशू करने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए। तो जब इसको आप इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के साथ आईसीडीआर के साथ मिला के पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब जब आपको ये पढ़ना है कंपनी लॉ, तो आपको इसके साथ मिला करके पढ़ना है, ठीक है। अब जब शुरू में किया था तो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, कुछ नहीं क्लियर था, लेकिन जब अब जो है थोड़ा बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये सारा हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद मैनर ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज था, भाई प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होगी, राइट वो इशू, बोनस इशू। इसमें भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई राइट इशू किनको हो सकता है, उनको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। बोनस इशू किस चीज में से इशू हो सकता है, कौन से रिजर्व में से हो सकता है, किस में से नहीं हो सकता। ये शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। एक मेरे दिमाग में एक और बात आ रही थी कि हम एक तो बनाए हम पेनल्टी का चार्ट। अब ये जो पेनल्टी का चार्ट है ना, हमने करना क्या है, इसको बनाना है कि सारे एक्ट्स को मिला करके, ठीक है, कि भाई कौन कौन से एक्ट के कौन कौन से सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है। और देखिए दो ही चीजें होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है और फाइन होता है, ठीक है ना, या बोथ होता है। तो हम ये तीन चीजें लिखेंगे, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। इधर इधर कॉन्ट्रैक्ट, इधर एक्ट का नाम लिख देंगे, जो भी एक्ट है, और उसके एक्ट के बाद में सेक्शन लिख देंगे साथ में, एक्ट और कौन सा सेक्शन है, और उसमें कितनी इम्प्रिजनमेंट है, कितना फाइन है। एक्शन, एक एक्ट सेक्शन और एक रिमार्क्स कॉलम दे देंगे लास्ट में, कि थोड़ा सा एक ब्रीफ रिमार्क्स दे देंगे के रिमार्क्स में कि क्या किस चीज से वो सेक्शन पर्टेन करता है। तो ये सब लोग एक बार चार्ट एक बना, मैं इसका फॉर्मेट ग्रुप में डाल दूंगा, और ये सबको चार्ट प्रिपेयर करना है। कल संडे है तो कल ये चार्ट प्रिपेयर करना आपको, उसका नाम देना पेनल्टी चार्ट अक्रॉस वेरियस एक्ट्स। जितने भी हमने एक्ट अभी तक पढ़ लिए सबका एक ही चार्ट बनेगा एक्सेल में, उसका नाम रहेगा पेनल्टी चार्ट अक्रॉस वेरियस एक्ट्स। इसमें ये तीन कॉलम रहेंगे, इम्प्रिजनमेंट, तीन रो रहेंगे, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ, और इधर में एक्ट का नाम रहेगा और सेक्शन का नाम रहेगा और रिमार्क्स रहेंगे। रिमार्क्स में रहेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। तो उससे क्या याद करने में आसान हो जाएगा कि भाई 1 से 3 साल कौन कौन से एक्ट में कौन कौन से सेक्शन में है। ये सब हम कर ही चुके हैं। आज ना सुबह से तो पता नहीं क्या थोड़ा सा जुकाम सा चल रहा है। अभी कॉम्प्रोमाइज का क्या इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद में ये
ये सारा तो हमने कर ही दिया था। सॉरी। ऐसा ये तो सब आप देख ही लेंगे। इसमें एक काम करते हैं, हम दूसरे वाला करते हैं शुरू। ये जो है ना, शेयर स्क्रीन पे जाके IBC चैप्टर। सर दवाई ले लो कुछ। अरे दवाई तो रखी है, वो लेनी पड़ेगी आज मुझे, बड़े दिन हो गए। सर आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमने भी ना किताबें रखी हुई हैं, पढ़ेंगे जी। हैं मैं कि किताबें हमने रखी हुई हैं, हम पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। दवाई खा छो। जिवें कहंदे ना पढ़ छो, आज लिख लो, ओवें खा छो। सही बात है। नहीं लेता हूँ यार, दवाई लेता हूँ। ये था कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल एनालिसिस। ये अब इस पे चलते हैं जी हम। ऐसा पहले वाले तो जो कर लिए सो कर ही लिए, इसको देखते हैं। ये है ना, इस पे हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे थे। एक तो ये था और एक वो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन वाला है ये जनरल अवेयरनेस। इस पे चलते हैं, जनरल अवेयरनेस वाले पे। ठीक है जी। तो अब ये जो जनरल अवेयरनेस का, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने 21 नंबर का हमारा कवर हो चुका है। अब 13 नंबर का इसमें बाकी है। एक तो जनरल अवेयरनेस 6 नंबर का है और 7 नंबर का है आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड है। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मटेरियल हमारा तैयार हो रहा है। काफी मटेरियल मैं उस पर भी शेयर करता रहता हूँ आपसे, अपना ग्रुप में भी। ठीक है ना, तो वो भी तैयार हो जाएगा। और इसमें भी जो है हमारा मटेरियल काफी तैयार हो रहा है, तो मैं इसको भी पढ़ूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को भी। क्या है, आइए देखते हैं थोड़े से प्रोविजंस इसके कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है। एक तो हाँ, ये जनरल अवेयरनेस में आ रहा है इसका। एक तो आर्टिकल 32 टू 35। एक तो है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जैसे कि एक आर्टिकल 32 है और एक है आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो आर्टिकल 32 है ना हाई सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या कहता है कि कुछ, देखिए ये तो हमको मालूम ही है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से गार्डेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स तो हर एक सिटीजन का राइट है। ठीक है, अगर उनका वायोलेशन होता है तो फिर रेमेडी क्या है। अब एक सिस्टम तो ये था भाई कोर्ट के थ्रू आप सारी चीजों पे जाओ। एक ये है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को टच करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एपेक्स बॉडी है फॉर जुडिशियल मैटर्स। इसमें क्या है, आपने कोई केस नहीं फाइल करना, कहीं कंप्लेंट नहीं करनी, कुछ नहीं, सीधा आपने एक रिट फाइल कर देना। आप एक चिट्ठी लिख दोगे, पोस्ट कार्ड भी लिख देते हो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो उसको ही रिट मान के चला लेते। कई बार सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले लेते हैं। पेपर में कोई रिपोर्ट पढ़ी, कोई गरीब आदमी है, उसके बच्चे को उठा के ले गए, उसने वीडियो डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, और वो फेसबुक पे वीडियो डाल देता है कि भाई देखो ऐसा है कि मेरे बच्चे को पुलिस उठा के ले गई है, पता ही नहीं है उसका। और अगर हम लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कह देते हैं तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं है। तो क्या करेंगे, एक हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डालें। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस बंदे को पेश करो। वो वहां पुलिस को जो है एक समन इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भैया इस बंदे को पेश करो, कहां पर है ये बताओ, क्योंकि होता तो उनके पास ही है लेकिन उन्होंने केस रजिस्टर नहीं किया होता। वो क्या करते हैं, उसको मार पीट के और बाद में जो है फिर सोचते हैं भाई उसके बारे में कुछ केस रजिस्टर करेंगे, जब उससे, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्शंस है कि भैया एक दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना है। वो सारा पहले केस अपना बना लेते हैं, उसके बाद में ही दिखाते हैं उसकी गिरफ्तारी। तो ऐसे ही कुछ और भी पिटीशंस है, जैसे मान लो अगर कोई अफसर काम नहीं कर रहा तो उसको डायरेक्शन देना, अगर कोई गलत काम होने वाला है तो उसके लिए कोई इंजंक्शन देना। अगर आपको ये पता करना है भाई ये आदमी के पास ये पावर भी है या नहीं, उसके बारे में पता करना, या फिर ये कि आप जो जूनियर कोर्ट है, सीनियर कोर्ट उसका केस अपने आप से ले लेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें, ये डिफरेंट टाइप्स के रिट्स हैं।
हैबियस कॉर्पस है, मेंडाबस है, प्रोहिबिशन है, क्वो वारंटो है और सर्टी ऑरेली। ये वही राइट्स के बारे में बताते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि ये वाले राइट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। जो भी लेजिस्लेटिव एक्शन हुआ, ठीक है, उसका रिव्यू भी हो सकता है। वो रिव्यू होगा आर्टिकल 226 में, हाई कोर्ट के पास पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 में, ठीक है। तो ये जो राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 32, इट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर दिस। कई बार क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी वगैरह होती है, तो इमरजेंसी में कई बार कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंडेड होते हैं, बट कभी भी वो रिवोक नहीं होते, ठीक है जी। तो अब ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें नाम भी पूछ सकता है आपसे कि भाई इस रिट का क्या नाम है ना, तो ये भी पूछ सकता है। और उसके अलावा ये है कि ये बेसिक बात तो याद रखने वाली है कि भाई आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि वो एंटरटेन करते हैं रिट्स। और रिट कोई जरूरी नहीं कि कोई केस टाइप में ही होगी, वह तो पीआईएल की फॉर्म में होती है। कई बार ये सो मोटो भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज को रिट मान सकते हैं। आपने खाली एक चिट्ठी लिख दी, एक एसएमएस भेज दिया, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, ट्वीट कर दिया, सबको वो रिट मान सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो आर्टिकल 124 टू 151 है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होगा और इसमें जो है 30 अदर जजेस होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम जो चीफ जस्टिस के अलावा। हर एक जज जो सुप्रीम कोर्ट का वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। 65 साल तक वो ऑफिस में रह सकते हैं, दे कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। और जब भी उसको रेजिग्नेशन देना होगा तो अपने राइटिंग में रेजिग्नेशन देगा, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट के जज की? तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर या तो 5 साल तक वो जज रहा हो हाई कोर्ट का, अगर एक से ज्यादा हाई कोर्ट का है तो मान लो 2 साल एक कोर्ट में रहा हाई कोर्ट में, 3 साल दूसरे कोर्ट में रहा, तो इस तरह से मतलब मिनिमम 5 साल। अगर एडवोकेट है तो 10 साल, वो एक से ज्यादा कोर्ट में भी हो सकता है, ठीक है। या फिर इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कोई भाई ज्यूरी में बहुत अच्छा है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ये ज्यादातर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है। उसके बाद में अब इसका रिमूवल कैसे होगा? जो जज है सुप्रीम कोर्ट का shall not be removed from his office except by an order of the president, ठीक है, after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity। अब देखिए जैसे impeachment के प्रोविजंस आते हैं तो नॉर्मली ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव एक प्रोविजंस है कि जल्दी से कोई ना कर सके, क्योंकि क्या है, अगर थोड़े से ही अगर कारण से रिमूव कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि जजेस भी डरना शुरू हो जाएंगे। तो इनको सफिशिएंट लिबर्टी रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 जो है बेसिकली बॉडीज होती है, ठीक है। एक तो होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं किसी भी सिस्टम के। जो भी हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 3 चीजों पर चलता है, ठीक है। एक तो लेजिस्लेटिव, ये जो पार्लियामेंट है ना, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो। एग्जीक्यूटिव जो एक्सिक्यूट करते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल मशीनरी। और जुडिशरी मतलब ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। तो ये 3 ऑर्गन्स है। अब ये जो और तीनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करे जब तक जरूरी ना हो, लेकिन कोहेजन में काम करना है, हर एक का काम स्पेसिफाइड है। तो ये जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, इसको जल्दी से रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो इसलिए है कि भाई ताकि ये इसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे। तो उसमें ये है कि जितने भी टोटल मेंबरशिप है उसका मेजॉरिटी से पास होगा ये, ठीक है। और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ये है, तब ये रिमूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और इतना होना मुश्किल है,
क्योंकि क्या होता है डिफरेंट पार्टीज होती हैं, तो वो क्यों अप्रूव करेंगे इस चीज जब तक कि कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर ही ना हो जाए। ठीक। और अब ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, ये क्या करता है, ये इसका इंचार्ज होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, जैसे हमारे एनआईआरसी में होते हैं कि एनआईआरसी के मेंबर को ब्रांच के साथ अटैच कर देते हैं कि भाई ये एक्स ऑफिशियो है। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि भाई वो जो अपना ऑफिस तो होल्ड करता ही करता है, उसके अलावा यहाँ का भी इंचार्ज होता है। ठीक। तो अब ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, इसका जो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर है वो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। अब इसकी ड्यूटी क्या है, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, एक तो ये रिकमेंड करते हैं कि चीफ जस्टिस कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर ये ट्रांसफर की बात करते हैं। ठीक है। और फिर ये है कि दे एंश्योर दैट द पर्सन रिकमेंडेड इज ऑफ एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। तो ये चीजें, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, इसकी ये जो है ड्यूटीज। अब पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकती है कि किस तरह से, जैसे हमने कॉलेजियम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था अभी कि भाई जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो कॉलेजियम के थ्रू होगी। तो इस तरह से पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इन ए सर्टेन मैनर फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कई बार क्या होता है, मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस सेटल हुआ, ठीक है, अब उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई, तो पेपर जो है वो तो हाई कोर्ट में सारे, तो वहां से वो पेपर मंगाए जाते हैं, वहां से वो फाइल मंगाई जाती है। तो ये जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये है कि कौन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है, कौन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए ये जो ट्रैफिक के चालान होते हैं, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ये जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है इनका, क्योंकि इनको उस तरह से रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा ये जो जैसे बहुत सारे कमीशन होते हैं या बहुत सारे इस तरह के फोरम्स बने होते हैं, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, आपने देखा होगा वो एक पेपर पर ही लिख के और ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सर्टेन उसका फॉर्मेलिटीज है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, and it shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself। तो इसके पास पावर है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का ही कंटेम्प्ट करता है तो उसको भी पनिश करने की सुप्रीम कोर्ट को पावर है। ठीक है भाई, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं आगे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आपने कंटेम्प्ट कर दिया, आपने फेसबुक पर ही कोई पोस्ट लिख दी किसी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में या किसी जज के अगेंस्ट में, अगर वो उसको कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर, इसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होगा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है कि मतलब पहली बार केस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट shall to the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more states। भाई आपस में मान लीजिए गवर्नमेंट का किसी स्टेट के साथ झगड़ा है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ झगड़ा है। ठीक है, मान लो जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, ये काफी देर तक चलता रहा। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट इज वन और मोर ऑफ द पार्टी, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, या दोनों तरफ गवर्नमेंट्स है, इस तरह से। And in so far as dispute involves any questions whether of law or fact on which the existence or extent of a legal right depends। तो जिस पर ये लीगल राइट डिपेंड करता है तो वो वाले मैटर सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आएंगे। ठीक है, इनको पहले किसी बाकी जो रूटीन मैटर है जैसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके रूट के आने की थ्रू जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। ठीक, उसके बाद में अपील। अपील कैसे होगी, अपील shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a high court in the territory of India। तो कोई भी सिविल मामला हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई अदर प्रोसीडिंग हो, अगर इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है अंडर आर्टिकल 134A कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अपील जाएगी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने हर मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। कौन कौन से मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसकी भी एक लिस्ट है। तो एक तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाले मैटर जाते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। फिर ऐसा कोई मैटर हो जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो, ठीक है,
तो वो वाले मैटर वहां पर जाएंगे, उसमें क्या होगा, सर्टिफाई करेगा हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अपील विल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट सिविल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट इन ए टेरिटरी इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। पहला तो ये है कि अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, देखिए दो होते हैं, एक तो होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई मैटर है, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो हाई कोर्ट तक ही रुक जाता है। हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि भाई इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में हर मैटर नहीं जाता, ठीक है। तो इस केस में हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 134A कि ये जो केस है इट इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड दैट इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा सकता है। उसके अलावा अब ये तो हो गए सिविल वाले मैटर, अब ये क्रिमिनल मैटर है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि जैसे हाई कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने भाई आपके सेशन कोर्ट ने मान लो एक्विट कर दिया था किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसका ऑर्डर उसने रिवर्स कर दिया, ठीक है, तो हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल एंड सेंटेंस और उसको डेथ इंप्रिजनमेंट दे दिया हाई कोर्ट। भाई उसको सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया था, उस बंदे को मर्डर का कोई केस था, सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको गिल्टी प्रूव माना और उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और या फिर हैज विथड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज इन सच ट्रायल कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, ठीक है। अब ये है कि मान लीजिए उसके नीचे कोई, हाई कोर्ट के नीचे कोई कोर्ट है, ये हमने देखा था कि भाई क्या होता है ये सर्टी ओरेरी में आता है। सर्टी ओरेरी की रिट में क्या होता है कि आप नीचे वाले कोर्ट से मामला अपने पास बुला लेते हो, अभी सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां से ट्रायल को उठा करके आप वहां पर ले आए और आपने एक्यूज उसको कन्विक्ट कर दिया और उसको डेथ सेंटेंस दे दी हाई कोर्ट, ठीक है। मामला चल रहा था सेशन कोर्ट में, या पहले में सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उसने छोड़ दिया था, हाई कोर्ट ने उसको सजा दे दी और डेथ सेंटेंस दी। दूसरे केस में क्या है कि भी मामला सेशन कोर्ट में चल रहा था, तो सेशन कोर्ट से मामला बीच में ही उठा लिया हाई कोर्ट ने और उसको कन्विक्ट कर दिया और डेथ सेंटेंस दे दी, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सर्टिफाई करता है अंडर आर्टिकल 134A दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हर एक मामला नहीं जाता, यही कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तो अपील हो ही नहीं सकती, भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसने कोई ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उस पावर को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, या उसने कोई भी ऑर्डर दिया है तो उसको रिव्यू कर सकता है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट से उसके अलावा भी कुछ उसकी जुरिस्डिक्शन या पावर्स हो सकती हैं जो कि यूनियन लिस्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर होने, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट अपनी यूनियन लिस्ट में कोई चेंज करती है तो इसके पास और भी पावर या जुरिस्डिक्शन आ सकती है सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट ये भी पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस मैंडेमस, ये सारे रिट्स हैं, ठीक है, फॉर एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 30। देखिए ऐसा है कि कुछ रिट्स तो इसमें पहले से ही लिख रखी है कि भाई इस नेचर की रिट्स आप जो है एंटरटेन कर सकते हो या उन पे ऑर्डर दे सकते हो या डायरेक्शन दे सकते हो। उसके अलावा भी पार्लियामेंट कोई चाहे तो कोई और रिट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट एम्पावर्स देम टू एंटरटेन रिट्स इन दीज मैटर्स, ठीक है। किसी को बंदा उठा के ले गए, पुलिस केस नहीं है, अथॉरिटी के बिना कोई आदमी काम कर रहा है, किसी पे इंजंक्शन लगानी है, पूरा छोटे कोर्ट से मामला, सबऑर्डिनेट कोर्ट से बड़े कोर्ट में मामला लेके जाना है, ठीक है। या फिर ये है कि अब दोनों तरह से जो अब क्वेश्चनिंग दी अथॉरिटी, एक ने कोई ऑर्डर इशू किया
तो कोर्ट उसको कह सकता है भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है इस ऑर्डर को इशू करने की, ठीक है, तो वो को वारंटो में आ जाता है। सर्टिओरेरी में क्या था, सर्टिओरेरी में ये है कि पुराने सबऑर्डिनेट कोर्ट से मामला उठा करके ऊपर ले जाना। The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। तो जो भी इंडियन टेरिटरी में जो भी है वो सब पर जो है सुप्रीम कोर्ट का लॉ बाइंडिंग। और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जो CAG है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। अब ये जो अकाउंट्स है, accounts of the union and the state shall be kept in such form as the president may on the advice of the CAG prescribe। तो जो भाई इनके भी अकाउंट्स होते हैं जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अकाउंट्स किस फॉर्म में रखे जाएंगे तो CAG एडवाइज करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि भाई किस तरह से ये रखे जाए। और ये CAG की जो रिपोर्ट है ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है, और वो दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में रखी जाती है। कि बार देखो न्यूज़पेपर में आता ना कि भाई ये CAG की रिपोर्ट आई, उसमें ये इतना घपला हुआ, इतने लाखों करोड़ रुपए का, तो वो यही है कि वो जो CAG के जो भी अकाउंट्स होते हैं दे आर लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो रिपोर्ट है ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, जो यूनियन वाली है वो पार्लियामेंट में रखी जाएगी, जो स्टेट से रिलेटेड है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं आर्टिकल 214 टू 231, ये हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के ये पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये है कि हाई कोर्ट के बारे में कि हाई कोर्ट का जज कैसा होगा, वहां उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसकी क्या पावर्स होंगी, ये सब चीजें। तो आर्टिकल 214 टू 231 ये हाई कोर्ट की बात करता है। ये जो हाई कोर्ट है ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मैंने पहले ही बता दिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारा फेसबुक में एक और पेज है LLB CCSU नोट्स करके। तो जब मैं LLB कर रहा था तो वहां पर नोट्स में डालता रहता था, वहां पर बहुत सारे लिंक्स भी हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वहां तो हमारा तो सब्जेक्ट एक अलग से पेपर होता था 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वहां पे भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। मैं उसका लिंक आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां पे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और वैसे अगर आप फेसबुक पे भी LLB CCSU नोट्स करके डालोगे ना तो मेरी फोटो नजर आएगी। तो वहां पर भी क्या है कि 7000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं, और मतलब ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड के लोग देखते हैं उसको, वर्ल्ड के भी स्टूडेंट्स जो लॉ स्टूडेंट्स है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पेज को देखते हैं। काफी मटेरियल है उसका, क्योंकि वो हमने 3 साल पढ़ाई करी, तो 3 साल में जो जो भी होता था मेन बातें हम सारी उसमें डालते रहते थे। तो खैर, तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसके पास भी सारी पावर है अपना। अगर हाई कोर्ट का भी कोई, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने कॉन्टेम्प्ट को ट्राई करने के लिए, यहाँ पर भी अगर हाई कोर्ट का कोई कॉन्टेम्प्ट होता है तो वो अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए भी किसी को पनिश कर सकता है। ये नहीं कि अगर उसका कॉन्टेम्प्ट हो गया तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। और हाई कोर्ट में भी ये है कि एक चीफ जस्टिस होगा और इतने जजेस होंगे जैसे कि प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दे रखा है भाई चीफ जस्टिस होगा +30, इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ए हाई कोर्ट जज कैन एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। तो हाई कोर्ट का जज जो है ये भी, इसको भी रेजिग्नेशन जो है अपना प्रेसिडेंट को ही देना है, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले जज को प्रेसिडेंट को देना होता है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि भाई एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 10 साल होने चाहिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। वहां पर क्या लिमिटेशन थी, वहां 5 साल था जज ऑफ हाई कोर्ट और 10 साल था उसका एडवोकेट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया और 10 साल अगर एडवोकेट रहा हो तो वो जज हाई कोर्ट का अपॉइंट हो सकता है, ठीक। अब इसमें ये है कि क्या क्या इसके पास पावर है, वही सारी जो भी रिट्स वाली पावर है वो भी है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और हाई कोर्ट के पास वही सर्टिओरेरी है, मैंडेबस है ना, हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्टिओरेरी। अब इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है भाई, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। तो इसमें यह है कि जो रेमेडी है आर्टिकल 32 में वो सिर्फ वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। और इसमें क्या है कि जो 226 में जो है ऑन फाइलिंग कोर्ट कैन ग्रांट रिलीफ फॉर एनी अदर पर्पस आल्सो, तो उन फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन
के लिए तो जा ही सकते हो, उसके अलावा कोई और अदर पर्पस का भी रिलीफ जो है हाई कोर्ट ग्रांट कर सकता है। अब आइए देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ये जो सर्टिओरेरी में ये है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक है, भाई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसमें इन्वॉल्व है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो वहां से केस विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, और अपने पास मंगा लेगा। मैंडामस में क्या है, मैंडामस में किसी को प्रोड्यूस करने की बात है, ठीक है, या उसको एक पर्टिकुलर काम करने की बात है, ये मैंडामस है। मैंडामस में कमांड है बेसिकली, तो मैंडामस से आ गया कमांड। आप देखिए मैंडामस में 4 पहले के वर्ड है मांड, ठीक है, तो मांड से आप याद रखिएगा कमांड, ठीक है। तो मैंडामस कई बार पूछ भी लेता है कि मैंडामस रेफर्स टू व्हाट। मैंडामस तो ये कमांड है, मैंडामस इज अ कमांड इशूड टू डायरेक्ट एनी पर्सन। तो किसी को भी डायरेक्शन देनी हो, किसी पर्सन को, कॉर्पोरेशन को, इंफीरियर कोर्ट को या गवर्नमेंट को, कि भाई एक ये पर्टिकुलर काम आप करो, ठीक है, और जो उसके ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है, एंड इट इज फर्दर इन द नेचर ऑफ ए पब्लिक ड्यूटी, तो ये रिट ऑफ मैंडामस के थ्रू, ठीक है। भाई कोई आदमी काम नहीं कर रहा कॉर्पोरेशन वाला, ठीक है, तो किसी बंदे ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट उस बंदे को कमांड देगा, भाई ये काम आप करो, ये आपकी पब्लिक ड्यूटी के अंदर इन्वॉल्व है, ये चीज। उसके बाद हैबियस कॉर्पस में क्या है, हैबियस कॉर्पस है टू एंश्योर पर्सनल लिबर्टी। जैसे मैंने बताया पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, कोर्ट केस रजिस्टर नहीं करते, वो गरीब आदमी, उनको पता ही नहीं कहाँ पर है कहाँ नहीं हमारा बंदा, ठीक है। मान लो किसी चैनल वाले ने उनका इंटरव्यू कर लिया, उसको देख करके ही वो उसको ही रिट मान सकते हैं, तो इट इज अ रेमेडी, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी का जो फ्रीडम तो है ना हमारे पास, तो इट इज अ रेमेडी अवेलेबल टू ए पर्सन हु इज कन्फाइंड विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद में प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में ये है कि इट इज इशूड टू एन इंफीरियर कोर्ट प्रिवेंटिंग द लेटर फ्रॉम यूजर्पिंग जुरिसडिक्शन व्हिच इज नॉट लीगली वेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो इंफीरियर कोर्ट है वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके लिए वो एम्पावर्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, भैया ऐसा है, ये पावर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई डिसीजन ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी चीज को एंटरटेन कर रहा है, ठीक है, जैसे आईबीसी में हम पढ़ते हैं, आईबीसी में क्या होता है, आईबीसी में लॉ, आईबीसी में आ गया केस, ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोर्ट के थ्रू और इंजंक्शन वगैरह ले आते हैं, ठीक है, जिनके लिए वो एम्पावर्ड नहीं है। ऐसे तो लिखा है कि भाई आपको जो है वो मॉरिटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी नया आपका मैटर ना तो स्टार्ट हो सकता, अगर कोई स्टार्ट है तो वो भी इट विल बी हेल्ड इन अबेंस। तो अगर कोई ऐसा कोर्ट करता है तो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है ये इशू कर देता है हाई कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट को, ठीक है, कि भाई ये जुरिसडिक्शन आपकी नहीं है, तो इस पे आप काम मत करो। और ये है कि अंडर द ये सर्टिओरेरी भी क्या है, तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट ऑफ सर्टिओरेरी थ्रूआउट देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन व्हेन द सबऑर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट्स विदाउट और इन एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन। सर्टिओरेरी में क्या होता है कि वहां से मामला अपने पास बुला लेता है, ठीक है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट अपने पास बुला लेता है, और क्या हो, एक तो वो अपनी जुरिसडिक्शन से एक्सेस में कुछ काम कर रहा हो, या कंट्रावीन कर रहा हो रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या कमिट कर रहा हो कोई एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ, ठीक है। अब ये क्वो वारंटो क्या है, क्वो वारंटो का मतलब ये है कि ये इसमें इंक्वायरी होती है इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम व्हिच ए पर्सन असर्ट्स टू एन ऑफिस। अब ये कहता है कि भैया ऐसे है, एक आदमी को जबरदस्ती मान लो कहीं पे कब्जा कर लिया किसी ऑफिस पे, वो कहता है कि मैं इसका वो हूँ, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चलता रहता है दिल्ली में झगड़ा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं मैं हूँ, है ना। तो उस ये क्वो वारंटो में क्या होता है, क्वो वारंटो में इंक्वायरी होती है कि भाई किसका क्लेम लीगल है, ठीक है, भाई ये ऑफिस जो है या इस ऑफिस को चलाने का राइट किसके पास है, तो ये आता है रिट ऑफ क्वो वारंटो कि भाई आपके पास अथॉरिटी क्या है, ठीक है, ये चीज। तो क्वो वारंटो मींस बाय व्हाट अथॉरिटी, भाई तुम है कौन, ठीक है, ये चीज। तो ये था हमारा इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो मैं तो आपको ये मैंने ग्रुप में भी किताब डाली है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत अच्छी बुक है सुभाष कश्यप की, कोई ज्यादा पेज भी नहीं है, 410 पेज है इसमें। 410 में से भी ऐसा है कि 200 पेज ही काम के होंगे, 200 पेजेस में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब है,
और कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज तो देखो वैसे भी होनी चाहिए। होता क्या है, अब आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं, आपको एनसीएलटी में जाना है, नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना। ये नहीं कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम तो सेकेंडरी चीज है। अगर आप नॉलेज से पढ़ोगे तो कोई माइकल आली जो फेल कर सके आपको, आप पढ़ो ही नहीं तो अलग बात है, पढ़ो ही नहीं तो पास भी नहीं हो सकते, और अगर आप पढ़ लिए तो कोई फेल भी नहीं कर सकता, ये तो है। लेकिन ये कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है तो इनकी तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये तो कुछ बेसिक बेसिक हमने बातें इसमें कवर की हैं, लेकिन उसके अलावा आपको वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। और जो मेरा एलएलबी वाला पेज है, LLB CCSU नोट्स करके, वहां पे भी आप जा सकते हैं, मैं ग्रुप में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें हमने तरीके बताए हैं कि भाई कैसे याद करने हैं डिफरेंट आर्टिकल्स, कैसे याद करोगे आप। मैं हिंदी इंग्लिश सारा मिक्स करके लिखा हुआ उसमें। उसके बाद आते हैं जी राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर द लेबर। ये वर्कमैन के क्या क्या राइट्स हैं। वर्कमैन के देखिए डिफरेंट राइट्स होते हैं। एक तो फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ राइट्स होते हैं, उसके अलावा जैसे लेडी कोई है एम्प्लॉय, उनके लिए कुछ अलग से राइट्स होते हैं। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका अलग से राइट होता है, कोई इंजरी हो जाए, तो ये सारी चीजें जो लेबर को प्रोटेक्शन दी गई है ये सारी इसमें आती है। PF ESI वाले भी इसी में आ जाते हैं। तो ये बहुत सारे वर्कमैन जो हैं उनके राइट्स हैं। जैसे एक तो राइट है क्लीनिंग का, बहुत सारी जगह पे जैसे तेल वेल बिखरा होता है, ठीक है ना, तो इसमें ये है कि भाई एक हफ्ते में एक बार आपको किसी डिसइंफेक्टेंट से या किसी अच्छे तरीके से उसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है, जो फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें ये आ सकता है द फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री शुड बी क्लीन्ड once in every month, once in every week, once in a fortnight, none of the above, या all of the above, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि भाई once in every week होना चाहिए क्लीनिंग। उसके बाद में स्पेस, स्पेस की बात ये है कि भाई आपस में वहां जो काम कर रहे हैं वर्कर, उनके लिए हर एक वर्कर के हिसाब से 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल साथ साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो ये चीज है एयर स्पेस की बात करें। तो ये कहता है कि भाई दो वर्कर्स के बीच में हर एक वर्कर के हिसाब से 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 10 वर्कर है तो 142 क्यूबिक मीटर का स्पेस होना चाहिए। वो टोटल से काउंट कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद में कूलर है, अगर मान लो 200-250 से ज्यादा वर्कर है, ठीक है, तो आपको जो है गर्मी के मौसम में कूलर भी रखना पड़ेगा, वाटर कूलर पानी वाला, ठीक है। फिर सेफ्टी अफसर, अगर हजार से ज्यादा वर्कर है तो आपको एक सेफ्टी अफसर रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स आपको रखना पड़ेगा। आपको ये रखना पड़ेगा कि हर 150 वर्कर पे एक सेफ्टी बॉक्स, ठीक है। तो मान लो 300 वर्कर है तो 2 जो है फर्स्ट एड बॉक्स रखने पड़ेंगे आपको। फिर वेलफेयर अफसर, वेलफेयर अफसर 500 पे है, ठीक है। अगर 500 या उससे ज्यादा है तो आपको वेलफेयर अफसर भी रखना पड़ेगा। फिर क्रैश की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या आता है कि ये जो फैक्ट्रीज हैं जिसमें मोर देन 30 फीमेल वर्कर्स हैं, वहां पर एक क्रैच भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर इवन इफ ए फैक्ट्री हैज लेस देन 50 एम्प्लॉइज बट हैज एटलीस्ट 30 फीमेल्स, तो वहां पर भी क्रैच की रिक्वायरमेंट। देखिए ऐसा है, ये जो लेबर लॉज हैं बेसिकली ज्यादातर स्टेट से गवर्न होते हैं। तो अब तमिलनाडु में हो सकता है डिफरेंट लॉ हो, कर्नाटक में डिफरेंट लॉ हो, तो लेकिन एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। और हम यहाँ जो ज्यादातर पढ़ते हैं वो सेंट्रल लॉज पढ़ते हैं कि भाई जो पूरी हर एक पर एप्लीकेबल है। लेकिन स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि अगर क्या होता है स्टेट के भी अपने लॉज हैं और सेंटर के भी हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट के लॉज चलते हैं। तो क्रैश की रिक्वायरमेंट है, अगर 30 फीमेल वर्कर्स हैं, मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ फीमेल वर्कर्स ही है, वैसे तो 50 पे रिक्वायरमेंट है, 50 एम्प्लॉय पे एक क्रैश की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मान लो लेकिन दूसरी कंडीशन भी है कि 30 फीमेल वर्कर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी में 30 फीमेल वर्कर हैं लेकिन टोटल 50 से कम है तो भी क्रैश की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। फिर एडल्ट वर्कर जो है उसके लिए 48 आवर्स वीक का टाइम है कि भाई
48 घंटे से ज्यादा एक हफ्ते में काम आप नहीं करा सकते, अदरवाइज ओवर टाइम देना पड़ेगा। फिर हॉलीडे होगा हफ्ते में एक बार, ठीक है। और ये जो वीकली हॉलीडे है, इट शुड बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। वो नॉर्मली जो है, जो भी फर्स्ट, जो मतलब वहां से हफ्ता शुरू माना जाएगा, ठीक है। जो भी हॉलीडे होगा, जरूरी नहीं है संडे हो, कोई भी हो सकता है। एन एडल्ट वर्क, वहां से वो हफ्ता, वो पहला दिन मान लिया जाएगा उस हफ्ते। एन एडल्ट वर्कर वेदर मेल और फीमेल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स, ठीक है। तो एक तो हो गया 48 घंटे की कंडीशन। फिर 9 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते एक दिन। ये 9 घंटे का क्या मतलब है? 9 घंटे का मतलब बेसिकली ये है, देखो ना, आप देखो एक हफ्ते में एक छुट्टी दे दी, 6 दिन बच गए, 6 दिन में 8 घंटे काम करेगा आप। ये 9 घंटे के, 9 घंटे का क्या फंडा है? 9 घंटे का फंडा बाकी लंच टाइम, ठीक है। तो आप लंच टाइम इंक्लूड करके 9 घंटे हो गए, काम आप 8 घंटे, 48 घंटे, ठीक है। फिर 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते, आपको आधे घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, तो उसपे ओवर टाइम मिलेगा डबल दी ऑर्डिनरी रेट, ठीक है। जो उसकी वेजेस का रेट है उसका डबल मिलेगा। वुमेन वर्कर जो है, दे विल नॉट बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट बिटवीन द आवर ऑफ 6 AM एंड 7 PM। तो 6 बजे से पहले नहीं उनको बुला सकते और शाम को 7 बजे के बाद नहीं बुला सकते, ठीक है। अब आप कहोगे ये कॉल सेंटर में कैसे काम करते हैं? तो कॉल सेंटर में एक्चुअली वो लेबर लॉ से कवर नहीं होता, इसीलिए वहां उनके लिए स्पेशल एग्जामिशन। A child who has not completed 14 years of age shall not be employed in any factory। जो 14 साल से कम का बच्चा है उसको फैक्ट्री में एम्प्लॉय आप नहीं कर सकते, ठीक है। A certificate issued to a young person by a certifying surgeon shall have a validity of 1 year। तो अब इसमें क्या है कि ये उससे सर्टिफिकेट मंगाना पड़ेगा, भाई उसकी एज कितनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के पास मान लो वो भी नहीं है, कईयों के पास क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे आप एज एसेस करोगे? तो वो सर्टिफाई करता है सर्जन उस एज को। तो जो यंग पर्सन है उसकी एज की वैलिडिटी, अगर कोई सर्टिफिकेट उसने दिया है तो उसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। और ये फीस होगी सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की, ये जो ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री है वो देगा। और एक जो चाइल्ड है वो 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा एक दिन में, ठीक है। अगर वर्कर ने क्या किया कि मिनिमम 240 डेज काम कर लिया एक साल में, तो उसको लीव भी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी। एक लेटेंट होगी 20 एम्प्लॉइज पे, 100 अगर एम्प्लॉइज हैं तो हर 20 पे एक, तो 100 तक कितनी 5 टॉयलेट्स हो गए, ठीक है। देयर आफ्टर 1 फॉर एवरी 50, उसके बाद में हर 50 पे एक। हर एक चीज की कंडीशन है। आउट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर मेल एम्प्लॉइज 33% कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय यूरिनल्स। तो इसमें जो टोटल रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो आपने 15 बनाने हैं टॉयलेट, ठीक है ना, तो 15 में से आप ये कर सकते हो 5 सिर्फ यूरिनल्स होंगे और बाकी यूरिनल प्लस टॉयलेट, इस तरह से। तो स्टेट रूल्स वेरी इन दिस रिगार्ड्स, हर स्टेट का अलग अलग है। ये सैनिटरी नैपकिन आपको रखने पड़ेंगे जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनके, विमेन के टॉयलेट के यूज, और उनको रिप्लेनिश भी करना पड़ेगा डेली बेसिस, ठीक है। डिस्पोजेबल, आपको डिस्पोजेबल बिन रखने पड़ेंगे वहां, ढक्कनदार जो है वो कूड़ेदान रखना पड़ेगा, वो ताकि वो जो डिस्पोजल है उनका नैपकिन्स का वो हो सके, ठीक है। और ये जो यूज्ड नैपकिन्स हैं दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द प्रोसीजर अप्रूव्ड बाय द इंस्पेक्टर। तो जो इंस्पेक्टर सेफ्टी है उसके वो एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करेगा, उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल होगा। बहुत सारी कंपनीज में तो क्या होता है कि एक जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं उनसे वो कांटेक्ट कर लेते हैं, बायो वेस्ट। तो बायो वेस्ट वाले आते हैं, वो ऐसी चीजें ले जाते हैं, जैसे कई हॉस्पिटल्स वगैरह में भी होता है या लैब्स वगैरह में भी होता है, तो ये चीज। उसके बाद में एन एडल्ट, उसमें एनुअल लीव मिलेगी आपको हर 20 दिन के काम के लिए ड्यूरिंग एनी कैलेंडर ईयर। एन एडल्ट इज एंटाइटल्ड टू एनुअल लीव विद वेजेस ऑफ 1 डे फॉर एवरी 20 डेज ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय देम ड्यूरिंग द प्रीवियस कैलेंडर ईयर, ठीक है। और बच्चे को मिलेगी 15 दिन के लिए, बच्चे 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। और अगर कोई अर्न लीव नहीं लेता, ठीक है ना, तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, मैक्सिमम 30 डेज हो सकती है एडल्ट वर्कर के। अगर चीफ इंस्पेक्टर जो है वो लाइसेंस नहीं देता किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो उसकी अपील स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। और वेलफेयर का क्या मतलब है फैक्ट्रीज एक्ट में? वेलफेयर का मतलब ये है कि ड्रिंकिंग वाटर, सिटिंग और फर्स्ट एड की फैसिलिटी हो, ठीक है। वेज पीरियड जो है 1 महीने से ज्यादा नहीं होगा, हर महीने मतलब वेजेस की पेमेंट करनी पड़ेगी। और
अगर मान लो कोई रेलवे फैक्ट्री है या इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें जो है 1000 से कम एम्प्लॉइज है, तो उनको जो है 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख से पहले देनी पड़ेगी वेजेस। ऐसा होता है ना बहुत सारी कंपनी में 7 तारीख को पेमेंट होती है। वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेट, अब मान लो किसी एम्प्लॉय की टर्मिनेट कर दिया किसी की सर्विसेज को, तो उसकी जो पेमेंट है जब तक वो टर्मिनेट किया, तो एक्सपायरी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन व्हिच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, तो जो टर्मिनेट हुआ उसकी इमीडिएट पेमेंट करो, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेकंड वर्किंग डे, 2 दिन ले सकते हो मैक्सिमम। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो 15 साल से कम वाला जो है उस पर कोई फाइन नहीं लगा सकता। उसके बाद में ये पीएफ और ईएसआई से रिलेटेड है। देखो वहां पर एक वर्ड दे दिया उन्होंने, लेबर लॉज। अगर हम देखिए सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में क्या कहता हूँ, ये कहता है सिलेबस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रोविजन ऑफ यूनियन जुडिशरी और प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट्स इन के स्टेट्स, और राइट ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज। इतना ही टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे ही हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, राइट्स ऑफ वर्कमैन क्या है। तो इसमें जो पीएफ एक्ट में क्या है कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का शेयर होगा 12%, एम्प्लॉयर का शेयर होगा 12%, ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या होगी 15,000 की पर मंथ की वाले तक लोग कवर्ड। ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है बहुत सारी चीजें। और डियरनेस अलाउंस जो है वो 10% ऑफ वेजेस हो सकता है। और जो इससे रिलेटेड स्कीम क्या है, एक तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। कई बार क्या होता है ये है कि ये जो पीएफ वाला पोर्शन है उसमें से कुछ पोर्शन इन पेंशन स्कीम्स में भी चला जाता है। भाई वो कहते हैं मैं पेंशन ऑप्ट करना चाहता हूं, तो उसका कुछ पोर्शन उसमें चला जाता है, अगर नहीं ऑप्ट करेगा वो एम्प्लॉय को नॉर्मली ऑप्शन देते हैं। ये ईएसआई से रिलेटेड है। ईएसआई में क्या है कि 0.75% तो ये देगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर देगा 3.25%, मतलब 4% टोटल होगा। तो 4% में से 0.75% एम्प्लॉय है और 3.25% ये एम्प्लॉयर, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ओवर टाइम इंसेंटिव और जो अदर मंथली अलाउंस है उस पर भी ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय जिनकी 21,000 तक सैलरी है वो कवर्ड है ईएसआई। और इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, सिकनेस, मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए परमानेंट कोई पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई तो उसमें क्या है वो पार्ट 2 में दे रखा है सेकंड शेड्यूल में, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई तो पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ कि कितने कितने पैसे उसमें मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे। पीएफ जो है ये लागू होता है अगर 20 से ज्यादा लोग, ठीक है। ईएसआई 10 पर है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस एक्ट में क्या है कि जिसमें भी 20 से ज्यादा लोग हैं ये उस पर अप्लाई होगा। और इसमें एक डेफिनेशन आती है एलोकेबल सरप्लस की। तो एलोकेबल सरप्लस क्या है, ये एलोकेबल सरप्लस इसमें क्या है कि एलोकेबल सरप्लस इन रिलेशन टू एम्प्लॉयर बीइंग ए कंपनी अदर देन ए बैंकिंग कंपनी व्हिच इज नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द डिक्लेरेशन पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ द डिविडेंड्स पेबल in accordance with provisions of 194 of that act is 67% of the available surplus in an accounting year. तो ये जो allocable surplus है 67% है of the available surplus. तो allocable surplus in any other cases 60% of such available. अगर आपने प्रोविजन किया हुआ है in accordance with income tax act for payment of dividend, तो उसके इसमें तो होगा, जैसे एक्चुअली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से रिलेटेड है, जो डीडीटी हमारे प्रोविजन होते थे ना, अब तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा दिया उन्होंने, कह दिया भाई यहीं पर ही टैक्सेबल कर दो, तो ये उससे रिलेटेड प्रोविजन है। तो अगर वहां कोई प्रोविजन है तो 60% है, अदरवाइज 67% है। मैक्सिमम बोनस 20% तक हो सकता है। हर एक आदमी को बोनस मिलेगा, ठीक है ना, जिसने कम से कम 30 दिन काम किया। और बोनस नहीं मिलेगा अगर उसने कोई फ्रॉड कर दिया या रॉयल्टीज या वायलेंट बिहेवियर किया या थेफ्ट किया, मिसअप्रोप्रिएशन किया या सबोटाज ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस केस में बोनस नहीं मिलेगा। मिनिमम अमाउंट जो बोनस के लिए है वो है 8.33% ऑफ द सैलरी, ठीक है, और ₹100 विच एवर रहा है। तो 8.33% ऑफ द जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 8.33 उसको बोनस मिलेगा, या ₹100 जो भी ज्यादा हो, और मैक्सिमम अमाउंट 20% ऑफ द सैलरी, ठीक है। और बोनस जो है इट शैल बी पेड विद इन ए पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग। जो आपके जैसे मार्च में क्लोज होता है तो उसके 8 महीने के अंदर अंदर देना। एक्चुअली ये प्रोविजन पहले था वो दिसंबर के हिसाब से, कहीं कह रहा दिसंबर क्लोजिंग होती थी, तो दिसंबर क्लोजिंग में क्या है तभी दिवाली से पहले बोनस मिल जाए, दिवाली हिंदुओं का बड़ा त्योहार है,
तो ये उन्होंने कहा कि भाई 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर आपको मैक्सिमम देना। फिर ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ये किस किस पर एप्लीकेबल है? मिनिमम नंबर 10 होने चाहिए, 5 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए, उसको रिटायरमेंट पे मिलेगा या रेजिग्नेशन पे मिलेगा या सुपरएनुएशन पे मिलेगा, ठीक है। 15 days पर कैलकुलेशन होती है, और कोई सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में तो 7 days पर इसकी कैलकुलेशन की है, और 15/26 किया जाता है, 15/30 के बजाय, ठीक है। तो इन केस ऑफ ए मंथली रेट, जो मंथली रेटेड एम्प्लॉय है, ये 15 days wages shall be calculated by dividing the monthly rate of wages last drawn by him by 26, ठीक है, and multiplying the quotient by 50, ठीक, अगर मंथली रेटेड है। और अमाउंट टू ग्रेचुइटी इट शैल नॉट एक्सीड 16 times द बेसिक पे, तो 16 गुना तक मिल सकती है, और 20 lakhs और सच अमाउंट एज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ये पहले जैसे 10 लाख था, फिर 20 लाख हुआ, इस तरह से जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस हिसाब से, या 16 times। And employer shall arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date it becomes payable, ठीक है। तो जिसको भी पेबल है विदिन 30 days आपको पेमेंट करना। अब एडोलसेंट का मतलब क्या है? एडोलसेंट मींस अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 14th year of age बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th year। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि 14 साल से कम वाले बच्चे को तो रख ही नहीं सकते, वो तो चाइल्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडोलसेंट में आएगा। तो 14 साल या उससे बड़ा है और 18 साल कंप्लीट है तो वो एडोलसेंट है, ठीक है। चाइल्ड वो है जिसने 14 साल कंप्लीट नहीं हुए। और इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर जो है ये होता है कि इट इज ascertained and declared by the competent authority with the cost of living index number applicable to employees in such। तो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी जो competent authority वो इशू करते हैं उसको कहते हैं ये इंडेक्स नंबर। और अगर आपके डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्क हैं इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो आप डिफरेंट मिनिमम रेट्स वेजेस फिक्स कर सकते हो। एडल्ट के अलग कर सकते हो, एडोलसेंट के अलग, चिल्ड्रन के अलग, अप्रेंटिसेस के अलग। डिफरेंट लोकेलिटीज में भी आप डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब जो मिनिमम रेट आपने फिक्स करना है, इट में भी इस तरह से हो सकता है, आप घंटे के हिसाब से भी दे सकते हो, दिन के हिसाब से भी दे सकते हो, और मंथ के हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। जो मिनिमम वेजेस है आपकी, आपको देनी कैसे है? या तो कैश में देनी है, ठीक है, या फिर कई बार काइंड में भी होता है। जैसे हम पढ़ते हैं तमिलनाडु वगैरह में चावल दे देते हैं, तो कई जगह क्या होता है कि आपको कैश में भी दे सकते हो और काइंड में भी दे सकते हो। और if the appropriate government is of the opinion that the provision should be made for the supply of essential commodities at concessional rates। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया कुछ एसेंशियल सप्लाईज भी इनको दो, ये चीज। Claims arising out of payment less than the minimum rate of wages shall be present। अब मान लो किसी आदमी को मिनिमम वेजेस से कम मिला, ठीक है, जैसे मिनिमम वेजेस के रेट्स हर क्वार्टर पर आते रहते हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रेट नोटिफाई करती है क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि भाई ये मैट्रिक है तो ग्रेजुएट का ये है, इस तरह से। तो अब ये जो है, ये क्या है कि आपको अगर कोई नहीं मिला मिनिमम वेजेस, तो आपको 6 महीने के अंदर जो है क्लेम करना, आपको अपना क्लेम प्रेजेंट करना। ये क्लेम होता कहाँ प्रेजेंट है? एम्प्लॉय के लिए ट्रिब्यूनल बने होते हैं, लेबर ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट्स, वहां पर जाता है। एन एम्प्लॉयर हु पेज टू एन एम्प्लॉय लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है, और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। तो ये 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है, दिल्ली में 3 साल की, ठीक है, या फाइन हो सकता है 500 रुपए तक का, दिल्ली में 50,000 रुपए, और विद बोथ, ठीक है। तो ये इसमें अगर किसी ने मिनिमम रेट वेजेस नहीं दिया तो ये है 3 साल तक की सजा, 50,000 रुपए दिल्ली में, और बाकी जगह है 6 महीने या 500 रुपए। एन एम्प्लॉयर, और अगर मान लीजिए कोई इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, ये तो मिनिमम वेजेस का हो गया, इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो तो 500 रुपए तक की उसमें फाइन है, और दिल्ली में ये फाइन 20,000 रुपए है, ठीक है जी। उसके बाद एक आता है एम्प्लॉइज कंपेंसेशन एक्ट। ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट क्या है? बेसिकली इसमें ना डिसेबलमेंट की बात है कि पार्शियल डिसेबलमेंट है या कंप्लीट डिसेबलमेंट है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो उसके हिसाब से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में दे रखा है। एक तो डिपेंडेंट, मान लो डेथ भी हो सकती है किसी की, तो डेथ अगर होती है तो डिपेंडेंट कौन माना जाएगा? डिपेंडेंट में विडो आएगी, या माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, एंड अनमैरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर, या विडोड मदर भी आ सकती है, ठीक है। भाई कोई मान लो कुंवारा था, उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में तो फिर मदर ही आएगी ना, या उसकी विडो, या फिर ये कि जो उसका अगर माइनर कोई सन है या अनमैरिड डॉटर है या अडॉप्टेड डॉटर है तो वो आ जाती है। फिर पार्शियल डिसेबलमेंट में क्या है? पार्शियल डिसेबलमेंट में ये है
कि भाई ये डिसेबलमेंट ये टेम्परेरी नेचर की है और इससे अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा था। और अगर मान लो परमानेंट डिसेबलमेंट है, तो परमानेंट डिसेबलमेंट तो ये है कि भाई किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम करने के लायक नहीं रहा हो, ठीक है, तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट। इसकी जो पार्शियल ये है उसके दिए हैं पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 में, और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वाले दिए हुए हैं पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1। अगर मान लो डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में अमाउंट होगा 50% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय और ₹1,20,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। और अगर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, ये होगा 60% ऑफ द मंथली वेजेस ऑफ द इंजर्ड एम्प्लॉय मल्टीप्लाई द रेलेवेंट फैक्टर और ₹1,40,000 विच एवर इज हायर, ठीक है। तो ये अब आप इसमें पूछोगे ये उल्टा क्यों है, भाई डेथ हो गई तो कम मिल रहा है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो गई तो ज्यादा मिल रहा है। अब परमानेंट डिसेबलमेंट में भाई अगले को अपना भी कुछ इलाज वगैरह कराना पड़ सकता है या कुछ है, तो उस केस में ये 60% है, ऊपर वाले केस में 50%। और मान लीजिए कोई एम्प्लॉय जो है 12 महीने तक किसी ने सर्विस की है तो एक्सीडेंट से पहले, तो उस केस में क्या होगा, ये मंथली वेजेस कौन सी मान ली जाएंगी, मंथली वेज मान ली जाएगी 1/12 ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है, जो उसकी 12 महीने की वेजेस थी उसको 12 से डिवाइड करके वो उसकी मंथली वेजेस हो गई। मंथली वेजेस का उसको क्या है ना 60% देना है, जितना भी उसका पीरियड बाकी रह गया उसका। पेमेंट ऑफ और अगर मान लो डेथ हो गई तो उस केस में क्या होगा, डिपॉजिट किया जाता है विद कमिश्नर, ठीक है, तो FDR की फॉर्म में वहां जमा कराना पड़ता है। तो शेड्यूल 1 में ये सारे इंजरीज की डिटेल है, ठीक है जी। उसके बाद ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या है कि कोई भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट जिसमें भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है उस पर ये लागू होता है, ठीक है। और चाइल्ड का मतलब स्टिल बॉर्न चाइल्ड, कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या स्टिल बॉर्न होता है तो वो भी चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और कमिश्निंग मदर का क्या है, मिस कैरेज का मतलब क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर दी गई है, ये आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी लेडी की प्रेगनेंसी को जो टाइम है, जो डिलीवरी का टाइम है, उससे 6 हफ्ते पहले उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसे अगर मान लो जो भी टाइम है उसे 6 हफ्ते बैक चले जाइए आप, तो वहां तक जो उसके बाद आप काम नहीं करवा सकते उससे, ठीक है। कम से कम 80 दिन उसको काम करना पड़ेगा इन द 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज ही आई और आज से ही वो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाए, ये नहीं, कम से कम उसने पिछले 12 महीनों में 80 दिन काम किया हो, ठीक है। मैक्सिमम जो पीरियड मिलेगा वो मिलेगा 26 वीक्स, ठीक है, 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले, ठीक है। 8 हफ्ते से ज्यादा डिलीवरी से पहले नहीं मिल सकती, ठीक, छुट्टी जो मिलेगी उसको। उसके बाद में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कर दो जो काम करना, मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में है एवरेज पे मींस द एवरेज ऑफ द वेजेस पेएबल टू ए वर्कमैन इन द 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन। अब इसमें एवरेज पे का क्या मतलब, एवरेज ये है जो पिछले 3 महीने की जो एवरेज पे है वो है, ठीक है। और अगर 100 से ज्यादा इसमें एम्प्लॉइज हैं तो इनको क्या है, एक वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और नो एम्प्लॉयर कैरिंग ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन। देखिए इसमें ये है कि लॉकआउट के बारे में, लॉकआउट का मतलब ये है कि भाई तालाबंदी, भाई वर्कर वहां पहुंचा, पता चलता है जी वो हमने तो ताला बंद कर दिया, फैक्ट्री को तो ताला लगा दिया, ठीक है। तो लॉकआउट के लिए भी या लॉकआउट के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 6 वीक्स बिफोर लॉकिंग आउट, ठीक है। अगर कभी भी लॉकआउट करना है तो उसको 6 महीने पहले, 6 हफ्ते पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 14 days ऑफ गिविंग सच नोटिस।
और जब पीरियड दे दिया कि भाई आज से मैं लॉकआउट कर दूंगा, उसके 14 दिन के अंदर उसको लॉकआउट भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक तो 6 हफ्ते पहले तो उसने नोटिस दे दिया भाई आज की डेट, इस डेट को मैं लॉकआउट कर दूंगा, तो जब जो डेट दी उसके 14 दिन के अंदर करना भी पड़ेगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ लॉकआउट। ठीक है, उसके बाद कोई आदमी फिर स्ट्राइक पर नहीं जा सकता। स्ट्राइक अगर कोई कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, और अगर कंसिलिएशन प्रोसीडिंग को 7 डेज हुए हैं तो उस केस में क्या होगा, ये नहीं जा सकता ये स्ट्राइक पर। तो ये स्ट्राइक और लॉकआउट के कुछ प्रोविजन है, और ये स्ट्राइक या लॉकआउट कब लीगल मानी जाएगी, कब इलीगल मानी जाएगी, ये चीज। अगर किसी एम्प्लॉय वर्कमैन का ले ऑफ हो गया, ले ऑफ का मतलब उसको निकाल दिया मान लो, ठीक है ना भाई, वो कह दिया ऐसा है कि 100 वर्कर है भाई, हमारा तो काम नहीं चल रहा, 50 की छटनी करती, छटनी वर्ड यूज करते हैं ना, तो उसके इसमें क्या होगा, उसको पेमेंट होगी, कितनी पेमेंट होगी, 75% ऑफ द टोटल ऑफ द बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस दैट वुड हैव बीन पेबल टू हिम हैड ही नॉट बीन। अगर उसका ले ऑफ नहीं होता तो जो उसको सैलरी मिलती उसका 75% उसको देना। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने कोई दुकानदारी बंद करनी है, अपनी अंडरटेकिंग बंद करनी है, उसको 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और वो रीजन देगा कि भाई वो क्यों बंद करना चाहता है। फिर इसके आगे कुछ शेड्यूल्स हैं, ये इसमें दिए देख सकते हैं आप। फिर आगे एक आता है ट्रेड यूनियन एक्ट। इस ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है, ये ट्रेड यूनियन देखिए ऐसा है कि ये बना ट्रेड यूनियन, ये तो हमें पता है कि भाई जो भी डिस्प्यूट होते हैं वर्कमैन या एम्प्लॉयर के बीच में, उनके लिए बनाई जाती है, उनको रिजॉल्व करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उसमें 7 हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होगी कब तक, जब तक कि या तो कम से कम 10% जो टोटल है या एटलीस्ट 100 वर्कमैन, ठीक है, आर एंगेज्ड और एम्प्लॉयड, और ये जो है अप्लाई करेंगे या तो 100 या फिर कम से कम 10%। ठीक है, अगर मान लो 2000 है तो 2000 में कितने होंगे, 100 लोग अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लो 50 है तो 50 में से कम उसको 5 लोग अप्लाई करने चाहिए। ठीक, और ये जो है एक्ट, ये वाले एक्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होते। एक तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और एक कंपनीज एक्ट। और ये जो इसके ना 2 तरह के फंड होते हैं, जनरल फंड। तो जनरल फंड जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, वो इन पर खर्च किया जा सकता है। वहां पर अब भाई आपने ट्रेड यूनियन का ऑफिस चलाना है, वहां पर एक ज्यादातर कमरा दे दिया जाता है उनको, तो वहां पर भी हो सकता है आपको स्टाफ वगैरह रखना पड़े, उनकी जो सैलरी वगैरह है ये उसकी, तो पेमेंट ऑफ सैलरीज अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस टू ऑफिस बेयरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। या फिर आपने कोई उसके जो ट्रेड यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, कहीं कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई ऑडिट कराना है, तो वो सारे खर्चे ये जनरल फंड्स में से दिए जाए। ऑन कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ, या ट्रेड यूनियन के बिहाफ पे आपने कोई कहीं पर कोर्ट पे कोई केस फाइल करना है, तो वो सारे खर्चे जो है वो जनरल फंड में से दिए जाए। ठीक है, एंड एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 15 years may be a member of a registered trade union subject to any rules of the trade union to the contrary। तो जो भी 15 साल से ऊपर वाला है वो मेंबर बन सकता है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का। और इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बीरर नहीं बन सकता जब तक वो 18 साल का ना हो। ठीक है, या उसका कोई कन्विक्शन हुआ है तो कम से कम उसको 5 साल हो गए हो उस कन्विक्शन को पूरा हुए, तभी वो ऑफिस बीरर या एग्जीक्यूटिव बन सकता है। ठीक है, मेंबर बनने के लिए 15 साल और ऑफिस बीरर या एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 18 साल, और उसका कोई कन्विक्शन ना हुआ। ठीक, उसके बाद में आते हैं इकोनॉमी पर। ये कब तक चलाना है जी, आप बताइए कब तक चलाना है इसको, है गुप्ता जी? देख लिए सर, और 10 मिनट। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी तो स्लाइड्स बहुत हैं अभी जो है ना, ये तो पर सर ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा, कहाँ मिलेगा सारा मटेरियल? ये सारा मटेरियल यहीं पे मिलेगा जहां पे ये मिल रहा है, ये पीपीटी ही है। पीपीटी है, अच्छा। हाँ ऐसा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने शुरू में थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, उसके अलावा ये किताब पढ़नी पड़ेगी। और मैं भी ये करूंगा कि ये जो किताब है ना, इसको आपके लिए पढ़ के कल मैं बैठ के किताब पढ़ लूंगा, ये किताब पढ़ के इसका जूस निकाल दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा। लेकिन ये है कि आप जैसे उस पे गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। मैंने भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, ग्रुप में डाले हैं, उन क्वेश्चन या वैसे और भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा उस पर,
तो ताकि कम से कम कुछ एक आइडिया हो जाए भाई ये चीजें उसमें करनी, ठीक है जी। आप भी कुछ अपने लेवल पे कुछ चार्ट्स वगैरह या कर लीजिए, क्योंकि हम देखो जितनी मर्जी है पीपीटी वगैरह बना ले तो इसकी भी लिमिटेशन है ना, कितना बना सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, 10 मिनट और देख लेते हैं। ये जो है ना फाइनेंशियल मार्केट कल करेंगे, तो यहां तक हम कर लेते हैं 28 नंबर स्लाइड तक, ठीक है। अभी हम है ये 24 नंबर पे। तो पीपीटी डिस्प्ले नहीं हो रही ना आपकी आज? पीपीटी डिस्प्ले नहीं हो रही ना? अरे बोल देते आप पहले, मुझे क्या पता है, मैं ध्यान नहीं रहा। ओहो, तो डिस्प्ले क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं भाई, डिस्प्ले आप हो रहे हैं। डिस्प्ले तो आप ही हो रहे हैं बस। मैं मेरी फोटो आ रही है? अच्छा अरे यार आप बोल दिया करो ना, मुझे भी ध्यान नहीं रहता कई बार। ये है ना, अब आ रही होगी। हाँ आ गई। क्या होता है बातचीत में, मुझे भी ध्यान नहीं रहता, तो आप बोल दिया करो, ऐसा कुछ हो ना तो बोल दिया करो कि भाई वो पीपीटी आप नजर नहीं आ रही, उसमें क्या हो गया, कोई बात थोड़ी। तो ये जो ये वैसे मैंने आपको तो भेज ही रखी है, और वहां पर भी पड़ी हुई, हमारी साइट पर भी है ये पीपीटी, लेकिन यहाँ पर भी सामने नजर आए तो अच्छा रहता है। आई एम सॉरी फॉर इट, मुझे भी ध्यान नहीं रहा एकदम से। तो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये तो ये जो हमें पता है कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी है और एक डेवलपिंग इकोनॉमी, ना तो डेवलप्ड है ना अंडर डेवलप्ड है, ठीक है जी। अब इसमें फिर क्या है कि एक हम वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जीडीपी की। जीडीपी का क्या मतलब है? जीडीपी का मतलब ये है कि मॉनेटरी मेजर है ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक तो है प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच में क्या करना है, आपको आउटपुट ले लेनी है, जो भी आपकी एंटरप्राइजेज है उसका टोटल कर लीजिए, वो आपका जीडीपी हो गया। दूसरा ये है कि एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर अप्रोच में ये है कि भाई ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये कोई ना कोई तो खरीदा ही होगा किसी ने, तो सबकी टोटल कर लो, तो वो जो है टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तीसरी है इसमें इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या है कि भाई जितने भी जो प्रोड्यूसर हैं, उन सब ने जो भी कमाया उसको टोटल कर लो, तो वो आपका जीडीपी बन गया। फिर ये जब ये जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड कर देते हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये है कि भाई यहां से वहां ट्रांसफर हुआ, वहां जैसे हमारे यहाँ होता है, भाई हम क्या करते हैं, कोई भी जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, भाई हमने बैंक से पैसे निकलवाए, ठीक है, बैंक से कैश निकाल लिया या कैश बैंक में जमा करा लिया, उससे हमारे टोटल फंड्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसी तरह से जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं ये एक्सक्लूड हो जाते हैं जीडीपी में। फिर ऐसे सेकेंड हैंड गुड्स, भाई आपने कार खरीदी, अब आपने एक बार कार बना दी, ये उसमें जो भी खर्चा हुआ, अब उसका अगर सेकेंड हैंड में दोबारा सेल होगी या दोबारा परचेज होगी, तो उसको दोबारा इंक्लूड तो नहीं करेंगे ना सेकेंड हैंड में, क्योंकि ओरिजिनल तो पहले ही इंक्लूडेड है। इसी तरह से इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है कि मान लो आपने कपड़ा बनाया, कपड़े से आपने कोई शर्ट बना दी, तो अगर आपने शर्ट की कीमत उसमें ले ली, तो फिर कपड़े की कीमत अलग से तो नहीं लोगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए वो ट्रांसफर पेमेंट, सेकेंड हैंड गुड्स और जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है उसको अवॉइड कर, ठीक है। ये जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का मतलब ये है, इट मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो नेशनल इनकम का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल। अब ये जो नेशनल इनकम है, ये जीडीपी और नेशनल इनकम एक ही बात है। तो नेशनल इनकम वही इसके तरीके हैं। चलो आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ, मेरा जुकाम ठीक होता जा रहा है, थोड़ा ही बचा है, एक गोली ले लूंगा सही हो जाएगा बिल्कुल। तो नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। एक तो प्रोडक्ट मेथड है, एक इनकम मेथड है और एक इसका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है।
इस तरह से फिर एनडीपी की कॉन्सेप्ट आती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या है? इट मींस द नेट आउटपुट इन अ ईयर, ठीक है। और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन इंडिया प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो इनकम आई इंडिया में, अगर उसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनता है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन अगर हटा देंगे तो वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है। फिर डोमेस्टिक इनकम में क्या है? डोमेस्टिक इनकम में जो भी इनकम हुई, चाहे डिविडेंड से इनकम हुई, सैलरी, वेजेस और डायरेक्ट टैक्सेस, ये डोमेस्टिक इनकम में आ गया। फिर पर कैपिटा इनकम कैसे आएगी? पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम ऑब्लिक पॉपुलेशन। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है विद सिंगल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक फैक्ट्री, ठीक है, एक प्रोडक्शन यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है विद ऑल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज टुगेदर, कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसी है या यूएस की इकोनॉमी कैसी है। माइक्रो में वो एक एक यूनिट के हिसाब से जजमेंट करते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो सकती है, या ये आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी हो सकती है। ये 3-4 किताबें हैं, कई बार इनके बारे में पूछ लेते हैं, काफी मशहूर किताबें हैं। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी थी? ये अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी थी। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस ये पॉल सेबल्सन ने लिखी थी। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस ये लॉयल रॉबिन्स ने लिखी है। एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस ये एडम स्मिथ ने लिखी है। तो ये चीज, उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव फॉरगोन इन ऑर्डर टू हैव समथिंग एल्स इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि भाई हम अगर मान लो नौकरी नहीं कर रहे होते, तो हम नौकरी नहीं कर रहे होते तो हम अपना बिजनेस कर लेते। अगर हम बिजनेस कर लेते तो हम कितना कमा लेते, ठीक है। वो जो हमने फॉरगो कर दिया, वो जो अल्टरनेटिव हमने फॉरगो कर दिया, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इज वन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट्स एंड द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, उसमें फ्री मार्केट होती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। ये वेल्थ, अब ये जो है ना ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे, जैसे एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ ने वेल्थ एस्पेक्ट पे जोर दिया इकोनॉमिक्स के। अल्फ्रेड मार्शल जो है वेलफेयर एस्पेक्ट पे जोर दिया। ये लॉयनल रॉबिन्स जो था, इसने स्कार्सिटी और चॉइस एस्पेक्ट पे जोर दिया। ये पॉल सेबल्सन ने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एस्पेक्ट पे जोर दिया, ठीक है। ये एक्चुअली डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे, तो हर एक की ना अपनी अपनी थ्योरीज रहती है। ये बेसिक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज प्रोपाउंड की हैं ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये वर्ल्ड ओवर मतलब चलती हैं सारी थ्योरीज। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है? दे डील्स विद साइंटिफिक इश्यूज एंड क्वेश्चंस। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एथिकल इश्यूज, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स ये आती है। और फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज, मतलब एक जो है किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? एक तो प्राइस पर डिपेंड करती है, एक जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है उस पर डिपेंड करती है, और फिर टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर भी, और जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जो उस वहां की जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की है, इन चीजों पर ये किसी भी चीज की डिमांड डिपेंड करती है। एक लॉ ऑफ मार्जिन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जैसे ही स्टॉक इंक्रीज होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। भाई कंज्यूमर के पास जितना भी स्टॉक है सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो। उसके पास जो स्टॉक ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास 1 किलो दूध है। अब 1 किलो दूध में आप बड़े ध्यान से उसको बरतते हो। अब आपके पास मान लो 10 किलो दूध पड़ा है, तो यार कुत्ते भी पी लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, पड़ोसियों को भी दे दो, ठीक है ना, उस हिसाब से। इसी तरह से जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड क्या ये बताता है कि नॉर्मल सिचुएशन में जो क्वांटिटी जो डिमांडेड है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो जो डिमांड कम हो जाती है नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। भाई कोई चीज महंगी हो जाए तो आदमी कम यूज करेगा। ऐसे ही फिर लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि भाई जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरली ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, उसको ज्यादा फायदा होगा।
फिर जो सप्लाई कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। भाई एक तरफ आप क्वांटिटी प्रोड्यूस दिखा दो, दूसरी तरफ प्राइस दिखा दो, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर और सप्लाई करेगा, ठीक है ना, वो माल मार्केट में और लाएगा कि भैया प्राइस अच्छा मिल रहा है, और ये जो डिमांड कर्व है ये ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मेजर होगी या तो कार्डिनल अप्रोच से या ऑर्डिनल अप्रोच से, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब क्या है? कार्डिनल अप्रोच मतलब जो चीज लेनी है। ऑर्डिनल अप्रोच भाई ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, चॉइस है हमारे पास, ठीक है। मतलब वो कुछ एसेंशियल गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स की बात है। तो अब ये जो कंज्यूमर जब भी कोई चीज बाई करता है तो यूटिलिटी जो है ये वेरी करती है उसकी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट जनरेट करती है, इसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड कर्व क्या करता है? डिमांड कर्व ये बताता है कि भाई जो कंज्यूमर जो है वो कितने कितने प्राइस पर कितनी कितनी डिमांड करेंगे। जैसे कि डिमांड कर्व जो है, जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो। नहीं बस हो गया 2 मिनट, ये लास्ट है, अब लास्ट है बस, कोई बात नहीं, ऐसा ही सब चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व में क्या है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी बाय द प्रोड्यूसर एट। अब ये भाई एक तरफ बनेगा डिमांड कर्व, दूसरी तरफ बनेगा सप्लाई कर्व, ठीक है। अब ये जो यूटिलिटी मेजरमेंट है, यूटिलिटी मेजरमेंट इस बेस पे होता है कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स इज अ क्वांटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। मतलब 2 तरह की यूटिलिटी होती है, एक तो होती है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन जो वांट्स है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या है कि भाई आपको मजा आ रहा है किसी चीज में, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है ना। अगर क्वांटिफाइबल है तो कार्डिनल यूटिलिटी है, अगर क्वांटिफाई नहीं कर पाते तो ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रोपाउंड की थी। इन्होंने ये कहा था भाई यूटिलिटी को जो है मेजर कर सकते हो, ठीक है, और कस्टमर अपनी सेटिस्फेक्शन को बता सकता है कि भाई मुझे 1 नंबर की सेटिस्फेक्शन मिली, मुझे 2 नंबर की सेटिस्फेक्शन मिली या 3 नंबर की, ठीक है, मतलब ज्यादा या कम, उसको मेजर किया जा सकता है। तो उसका उन्होंने मेजर बना दिया 1 यूटिल। जैसे हर चीज का मेजर होता है, जैसे मान लो दूध है, दूध आप लीटर में लोगे, ठीक है ना, मिठाई है तो किलो में लोगे, इस तरह से इन्होंने मेजर बना दिया 1 यूटिल। 1 यूटिल बना दिया उन्होंने 1 रुपए के बराबर। एंड द यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। उन्होंने ये कहा कि जो मनी की यूटिलिटी है ये कांस्टेंट रहती है। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी ये कहती है कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स है इट इज नॉट ए क्वांटिफाइबल कैरेक्टर, ठीक है ना, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ए कंज्यूमर गुड्स फॉर व्हिच डिमांड राइजेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस एंड द डिमांड फॉल्स व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस इज कॉल्ड एज गिवन गुड्स। कुछ गिवन गुड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़े डिमांड और बढ़ती है, ठीक है, जब प्राइस कम हो जाता है डिमांड और कम हो जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो तभी खरीदते हैं कि जब उसका प्राइस बढ़ा हुआ होता है। बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है कि भैया अगर महंगी चीज है तो बढ़िया होगी, अगर सस्ती है तो ठीक नहीं होगी, यार ये घटिया होगी, अब ये इतनी सस्ती चीज दे रहा है इसमें क्या दे रहा होगा ये। तो इनको ऐसे गुड्स को कहते हैं गिवन गुड्स, ठीक है। ये फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। और ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ए फर्म व्हिच प्रोड्यूसेस ए प्रोडक्ट ऑफ व्हिच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल इन द मार्केट इज नोन टू एंजॉय। भाई मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली में क्या होता है कि कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, आपको वही चीज लेनी है, वो जो प्रोडक्ट या आइटम जो बना रहा बंदा वो कोई और बना ही नहीं रहा। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिक ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें जो ईच सेलर प्रोड्यूसेस ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं, लेकिन होता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एडिडास का शूज है, कोई नाइकी का शूज है, ठीक है ना, तो है सारे वो ब्रांडेड ही, लेकिन ये है कि
मतलब उसमें ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया उसके। अब आ गया फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह, इसको कल करते हैं, है ना? ठीक है। अब एक तो आप ये बता दीजिए कि कल क्लास रख ले, मेरे ख्याल रख लेते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? कल तो संडे है, थोड़ा सा लेट रख लेंगे हम क्लास, 9 बजे करीब रख लेंगे, है ना जी? तो कल 9 बजे रखते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बस आप लोग थैंक यू वेरी मच। आप लोग विश करिए कि मेरी तबीयत सही हो जाए, बस, और क्या, तो हो ही जाएगी। तबीयत में क्या है, ये छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं। क्या होता है, कभी एसी में चले जाते हैं, कभी फिर गर्मी में आ जाते हैं, वो थोड़ा सा इशू रहता है।